फ्रेंड्स, इस वक्त हम आए हैं एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी को विज़िट करने के लिए। तो आइए चलिए चलते हैं अंदर और विज़िट करते हैं एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी। इस वक्त हम हैं बिहार स्टेट में और बिहार में राजगीर यानी राजगृह के नज़दीक लगभग 19 किलोमीटर हम यहाँ पर हम अपना ट्रैवलिंग करके आए हैं। और यहाँ से पटना, जो कि बिहार राज्य की राजधानी है, वो भी यहाँ से नज़दीक है। और यानी कि ये जो पॉइंट है एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी का, ये बिहार की राजधानी पटना यानी पाटलिपुत्र और राजगीर यानी राजगृह के बिल्कुल बीचों बीच ये प्लेस स्थित है। और यहाँ पर जो एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी है, उस एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष यहाँ पर आप आज भी देख सकते हो। उसका वैभवशाली गौरवशाली इतिहास आप यहाँ पर आकर उसके एक्सकेवेशन में मिले जो अवशेष है, उस अवशेषों के द्वारा आज भी आप उस नालंदा यूनिवर्सिटी के वैभव को यहाँ पर महसूस कर सकते हो। एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो इसी जगह पर यानी नालंदा में ही भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र, इनका जन्म हुआ था और इसी जगह पर उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था। और उन्हीं की याद में यानी कि बनते सारिपुत्र की याद में ही सम्राट अशोक द्वारा यहाँ पर सबसे पहले विहार बनवाया गया था और यहाँ पर उनकी याद में एक स्तूप का निर्माण किया गया था। यानी इस यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन जो है वो एक तरह से सम्राट अशोक द्वारा ही रखा गया था। इस बात को हम हिस्टोरिकली जान सकते हैं। तो एक तरह से इस यूनिवर्सिटी के निर्माण का कार्य यानी फाउंडिंग फादर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी हम सम्राट अशोक को ही इसका श्रेय दे सकते हैं। बाद में कई शासक आए और कई शासकों ने इस नालंदा यूनिवर्सिटी के विकास में अपना अपना योगदान दिया, जिसमें से प्रमुख जो शासक थे वो थे कुमारगुप्त फर्स्ट। और काफ़ी बहुत सारे शासक बाद में आए। बाद में पाल डायनेस्टी के शासकों ने भी यहाँ पर रूल किया और इस यूनिवर्सिटी को काफ़ी कोऑपरेशन दिया इसकी डेवलपमेंट में और इसके विकास में। तो एक हिस्टोरिकल ग्राफ आप यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन इसका फाउंडिंग फादर आप इसका जो श्रेय है वो महान राजा सम्राट अशोक को ही दे सकते हो, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही यहाँ पर भगवान बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे सारिपुत्र, उनकी याद में एक विहार बनवाया था। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो 300 BC से लेकर 12वीं शताब्दी तक इस यूनिवर्सिटी का जो वैभव था वो बरकरार था। हज़ारों छात्र दुनिया भर के अलग अलग देशों से यहाँ पर पढ़ने लिखने के लिए आते थे, यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए आते थे। 12वीं शताब्दी तक इस यूनिवर्सिटी का वैभव बरकरार था और 12वीं शताब्दी में आक्रांताओं द्वारा जब यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी को नष्ट किया गया तो उसका वैभव भी यहाँ पर समाप्त हो गया। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी इस नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ पर लाखों किताबें अलग अलग विषयों की थी। और ऐसा कहा जाता है कि कई मंजिलें उस लाइब्रेरी की बनी हुई थी। और जब उस लाइब्रेरी को आक्रांताओं द्वारा आग लगा दी गई तो ऐसा कहा जाता है कि 6 महीनों तक वो आग जलती रही। यानी कि इतनी सारी किताबें यहाँ पर, ज्ञान का भंडार था, अलग अलग विषयों की किताबें यहाँ पर थी। और बाद में इस यूनिवर्सिटी को नष्ट करने के बाद मतलब 800 साल तक लगभग ये यूनिवर्सिटी का जो वैभव है वो ज़मीन के अंदर दफन रहा। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसके एक्सकेवेशन का कार्य शुरू किया और मेजर जनरल सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में यहाँ पर सबसे पहले इस नालंदा यूनिवर्सिटी का जो साइंटिफिक मैप है वो मैप बना। यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कई सारे एक्सकेवेशन किए गए और बाद में इंडिपेंडेंस के बाद भी कई सारे एक्सकेवेशन किए गए। यहाँ पे जो भी कुछ प्राचीन एक्सकेवेशन में जो मूर्तियाँ मिली, जो शिल्पकला के नमूने मिले,
उन्हें आज भी यहाँ पर नालंदा संग्रहालय, जो वस्तु संग्रहालय है, उस वस्तु संग्रहालय में रखा गया है, जहाँ पर कई सारे भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ मिली है। उन सभी मूर्तियों को यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है यहाँ के नालंदा वस्तु संग्रहालय में। इस एशियन नालंदा यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, साइंस, मेडिकल साइंस, इस तरह के विषय पढ़ाए जाते थे। यहाँ पर एक ब्लॉक में लगभग 35 स्टूडेंट के रहने की व्यवस्था थी और उस 35 स्टूडेंट के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए एक टीचर की नियुक्ति होती थी। एक ब्लॉक में एक ही सब्जेक्ट के स्टूडेंट यहाँ पर रह सकते थे और उसी ब्लॉक में वहाँ पर खाना बनाने की व्यवस्था भी स्टूडेंट के लिए थी। हर ब्लॉक में स्टूडेंट के लिए पानी पीने के लिए सेपरेट कुएं की व्यवस्था थी और राजगीर परिसर के आसपास के लगभग 200 गांवों से यहाँ पर टैक्स कलेक्ट होता था और उस टैक्स से यहाँ पर यूनिवर्सिटी का जो है वो डे टू डे का जो खर्चा है वो चलता था और उसी टैक्स से ये स्टूडेंट जो है वो पढ़ते थे। हर ब्लॉक में लगभग 35 स्टूडेंट रहते थे। उनके ऊपर एक टीचर यहाँ पर परमानेंट टीचर रहता था और उन्हीं की रहने की भी व्यवस्था उसी ब्लॉक में रहती थी और खाना भी उसी ब्लॉक में बनाया जाता था। 2 समय का खाना स्टूडेंट को यहाँ पर ऑफ़र किया जाता था और वो स्टूडेंट जो है वो इस ब्लॉक में रहकर अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकते थे और यहाँ की जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी का एक्सेस भी स्टूडेंट को दिया जाता था, जहाँ पर लाखों किताबें अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे कि लैंग्वेज, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, साइंस, मेडिकल साइंस, इस तरह की लाखों किताबें उस लाइब्रेरी में अवेलेबल थी। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए स्टूडेंट को एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था। उस समय इस यूनिवर्सिटी के द्वार पर जो द्वारपाल रहते थे वो द्वारपाल स्टूडेंट के एंट्रेंस टेस्ट लेते थे और बाद में ही टेस्ट पास करने के बाद ही उस स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलती थी। यह है सारिपुत्त स्तूप, जो भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे सारिपुत्त। उनका जन्म और निर्माण यहीं पर हुआ है और बाद में सम्राट अशोक द्वारा यहाँ पर इस स्तूप का निर्माण करवाया गया और यहाँ पर एक बहुत बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। बाद में आक्रमणकारियों के द्वारा उस मूर्ति को तोड़ा गया। था तो लाइट सीधा मूर्ति पे परावर्तित होता था, इससे मूर्ति में चमक आती थी। मीन्स जस्ट लाइक मिरर, दर्पण के जैसा प्रकाश परावर्तन होता था।
मग दिलं ना पहिले जेवढं द्यायचं तेवढं पहिलेच भेटून. गाईड करणार होतो, 2 शब्द तुम्हाला माहित तरी झालेच नाही. तयार न झाले कोण काय आम्हाला दुसऱ्याचं समाधान आहे की संपला विषय. नालंदा यूनिवर्सिटी की खासियत यह है कि ये एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर कई सारी मॉनेस्ट्रीज यानी बुद्ध विहार थे और उस विहारों के अंदर ही स्टूडेंट्स को रहने की और यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था थी। ये जो आप देख रहे हो ये उस समय की जो मॉनेस्ट्री है उस मॉनेस्ट्री का स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के अंदर ही यहाँ पर स्टूडेंट के रहने की व्यवस्था थी और उनके लिए छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। यहाँ पर पानी की व्यवस्था थी। एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी में दुनिया भर के छात्र आते थे, जैसे कि लाओस, कंबोडिया, श्रीलंका, जापान, चाइना, ईरान, इराक और ग्रीक, एंशिएंट ग्रीक से भी छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। हिस्टोरिकली इंडिया और ग्रीक का काफ़ी नज़दीक का संबंध है और यहाँ पर जो फेमस चाइनीज़ ट्रैवलर थे ह्यूनसंग और फाहियान, ये जो 2 ट्रैवलर थे वो इंडिया में आए और इंडिया में आकर उन्होंने यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी को विज़िट की। यहाँ पर वो छात्र बनकर रहे और छात्र बनकर रहने के बाद यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स की स्टडी की, काफ़ी अलग अलग विषयों के बुक्स उन्होंने ट्रांसलेट किए और ट्रांसलेट कर कर वो बुक वो चाइना ले गए। और यहाँ पर हम आज भी उनके ट्रैवल डायरी में हिस्टोरिकली नालंदा यूनिवर्सिटी का रेफरेंस देख सकते हैं और उस समय का वैभव, उस समय की ग्लोरी हम आज भी उनके ट्रैवल डायरी के थ्रू जान सकते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी में कई सारे महाविहार आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, कई स्तूप आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर बड़े स्तूप है
और छोटे छोटे भी स्तूप है। उस समय जब दुनिया भर से छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे तो कई छात्रों की यहाँ पर मृत्यु हो जाती थी, तो उनकी याद में यहाँ पर छोटे स्तूप बनाए जाते थे। और यहाँ पर आपको कुछ बड़े स्तूप भी दिखेंगे। यहाँ पर जो बड़े स्तूप है वो उस समय के जो टीचर है उनकी मृत्यु या निर्वाण होने के बाद उनकी याद में यहाँ पर जो स्तूप बनाए जाते थे। यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बोर्ड लगाए गए हैं बहुत सारे, जो यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी के संदर्भ में, उसकी हिस्ट्री के संदर्भ में आपको सटीक जानकारी इन्फॉर्मेशन इस बोर्ड के द्वारा मिल सकती है। और यहाँ पर उन सभी राजाओं का जिक्र किया गया है जिनके कार्यकाल में नालंदा यूनिवर्सिटी फली फूली। यहाँ पर आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये बोर्ड देख सकते हो, और इस बोर्ड पर जो यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन है, एंशंट यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन के संदर्भ में जानकारी आप यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश माध्यम से ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लगाए गए बोर्ड है, इस बोर्ड के माध्यम से नालंदा यूनिवर्सिटी के संदर्भ में आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हो। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है वो उस समय जब ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर एक्सकेवेशन किया था, एक्सकेवेशन के जो फोटोग्राफ्स उस समय के हैं वही यहाँ पर लगाए गए हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी का एक्सकेवेशन ब्रिटिश लोगों ने किस तरह से किया। और यहाँ पर उन्होंने इस नालंदा यूनिवर्सिटी को कैसे खोज निकाला। लगभग 800 सालों तक ये यूनिवर्सिटी ज़मीन के नीचे दबी हुई थी, और 800 सालों के बाद ब्रिटिश लोगों ने इस यूनिवर्सिटी को एक्सकेवेट किया और इसकी प्राचीनतम हिस्ट्री दुनिया के सामने रखी गई। इस प्राचीनतम यूनिवर्सिटी को और उसके वैभव को देखते हुए यूएन के यूनेस्को द्वारा इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में रखा गया है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये साइट प्रोटेक्टेड है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी विज़िट जो है वो एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी को ख़त्म होती है। मिलते हैं नए वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।